हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का पार्ट 18 शेयर कर रही हूं। पर यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग को वांगजी की सारी सच्चाई पता चल गई थी। विंग को पता चल गया था कि उसका हस्बैंड लैंड वांगजी ही LW माफिया है, माफिया वर्ल्ड का बॉस है। और विंग को ये भी पता चल गया था कि वांगजी ने ही उसके बेबी को ख़त्म किया है, उसके बेबी को मारा है। वांगजी ही विंग को पॉइजन दिया करता था। ये सारी बातों को जानने के बाद विंग का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था और उसका दिल ना टूट गया था। विंग का भरोसा वांगजी के ऊपर से उठ गया था, जिसकी वजह से विंग वांगजी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके वहाँ से चला गया था। अपने उस छोटे से फ्लैट में आकर के रहने लगा था और यहाँ वांगजी अकेला रह गया था अपने इस इतने बड़े मेंशन में। उससे उसका जो ब्रदर है वो भी वांगजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वांगजी से मिलने के लिए और उससे कोई भी कांटेक्ट उसने नहीं किया था। इन सारी बातों को ना अब पूरे 15 दिन बीत चुके थे और इन 15 दिनों में ना वांगजी पूरी तरह से पागल हो गया था, क्रेजी हो गया था। हम देखते हैं कि वांगजी ना अपने उसी मेंशन में जो उसका लिविंग हॉल है उस सोफे में ना बिल्कुल किंग की तरह वहाँ बैठा हुआ था और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। और उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसकी तरफ वांगजी ने अपनी गन की हुई थी और उससे बोल रहा था कि यदि तुमने कहा कि विंग का तुम्हें पता नहीं चला तो ये तुम्हारा सर और मेरी बुलेट, एक पल में ना मेरी बुलेट तुम्हारे हेड के आर पार होगी। और जो वो पर्सन वहाँ खड़ा था ना वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, कांप रहा था, बहुत डर रहा था। और वो बोले तो क्या बोले, खबर तो यही है कि उसे सच में विंग का कहीं भी पता नहीं चला था। तो वो बोलता है अपनी कांपती हुई आवाज़ में कि बॉस हम ना ढूंढ रहे हैं, अभी हमारे और भी लोग लगे हुए हैं, अभी भी लिटिल मास्टर का बॉस का पता नहीं चला है। तो वांगजी ने एक उससे जो गन है तुरंत उस गन को उसने शूट किया और वो गन चलाई। जैसे ही उसने चलाई ना तो वो गन उस आदमी के लेग में जा कर के लगी, जिससे कि वो आदमी अभी खड़ा था वो तुरंत नीचे फर्श पे गिर जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है और बोलता है बॉस आप फिक्र मत करिए, हम ना बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। एंड वांगजी वहाँ से खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए बोलता है कि ढूंढ लेंगे, कब ढूंढ लेंगे, पूरे 15 दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। तुम लोग किस काम के हो कि जब तुम लोग मेरे हस्बैंड को भी नहीं ढूंढ सकते? वो कहाँ चला गया? इस संघाई शहर से वो कहीं बाहर गया नहीं है, एयरपोर्ट में कहीं भी उसकी कोई भी टिकट बुकिंग नहीं है। हम लोगों ने अच्छे से पता की है, इसका मतलब वो इस सिटी के अंदर ही है और ये सिटी इतनी बड़ी तो नहीं कि इस पूरे 15 दिन में हम उसका पता ना लगा सके वो कहाँ गया है। हाँ, तुम लोग किस काम के हो? तुम लोगों को मैं इतनी ज़्यादा सैलरी देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग बस पड़े पड़े खाओ पियो और मौज करो और तुम लोग मेरे हस्बैंड तक को नहीं ढूंढ सकते। इतना बोलते हुए वांगजी ने उस बुलेट में जितनी भी गन थी, उस गन में जितनी भी बुलेट थी, वो सारी की सारी बुलेट उस आदमी के अंदर उतार देता है। और वहाँ पर खड़े जो उसके और दूसरे सर्वेंट थे, उनके घर पे वर्क करते थे ना, ये देख करके वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। अभी खड़े होकर के जो देख रहे थे वो तुरंत उस जगह को छोड़ करके अपने अपने काम करने के लिए वो अंदर सभी के सभी चले गए थे। तभी वांगजी के पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह तो आप खुद ही अपने हाथों से अपने सारे आदमियों को ख़त्म कर देंगे। तो वांगजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर शुयांग था। वो देखता है, जब शुयांग ने देखा वांगजी की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा जो कि शुयांग ने भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। वांगजी कहता है कि विंग कहाँ गया? तुम्हें मेरे विंग का पता चला? मेरा विंग कहाँ है? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मुझे मेरा विंग चाहिए। इस 15 दिन में मुझे विंग का कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। इतना बोलते हुए बहुत चिल्लाता है और चिल्लाते हुए जो वहाँ पर कांच की टेबल रखी हुई थी उस टेबल को उसने उठा करके पूरा फेंक दिया बहुत ज़ोर से, जिससे कि वो टेबल का कांच पूरे उस लिविंग हॉल में बिखर जाता है। और शुयांग भी एक थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करता है उस कांच की आवाज़ के लिए क्योंकि वो आवाज़ बहुत तेज़ थी। शुयांग वांगजी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि यदि वांगजी ने उसे भी शूट कर दिया तो, क्योंकि वांगजी का दिमाग अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो शुयांग दूर से ही खड़े होकर के बोलता है देखो बॉस वांगजी आप परेशान मत होइए, हम ढूंढ लेंगे, हम सब लगे हुए, हमारे सारे के सारे
सारे आदमी विंग को ढूंढने में ही लगे हुए हैं। पर उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ बोलो क्या है। तो शुयांग कहता है हमारे जो गोडाउन थे उन सारे गोडाउन में आग लगा दी है किसी ने, और कुछ गोडाउन को ना पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है जहाँ पर हमारे सारे ड्रग्स रखे हुए थे। तो वांग जी थोड़ा शांत होता है और कहता है लेकिन उन सारे गोडाउंस के बारे में पुलिस को कैसे पता चला। तो शुयांग ने इशारा किया तो वहाँ से ना जो शॉन्गलिंग और सौ सिंचन वो दोनों आते हैं और उनके हाथ में एक टैब था। वो दोनों लोग ना उस हाथ में टैबलेट लिए हुए थे और उस टैबलेट पे वो वीडियो ऑन करते हैं और वांग जी को दिखाते हैं कि वहाँ पर उसके जो गोडाउन थे उन गोडाउन में उस सारे के सारे गोडाउन में ड्रग्स भरा हुआ था और ये गोडाउन घने जंगलों के बीच में था जिसके बारे में किसी को भी पता कभी नहीं चल सकता था, क्योंकि वो घने जंगलों के बीच में ज़मीन के अंदर वो गोडाउन बने हुए थे जो वांग जी ने खुद बनवाए थे। और वहाँ पर कई करोड़ का ड्रग्स वहाँ पर रखा हुआ था जिसे वो अरब कंट्रीज़ में बेचने वाला था। तो उनके बारे में पुलिस को कैसे पता चला? वहाँ पर सारी पुलिस पहुँच चुकी थी और उस सारे गोडाउन को अपने अंडर में ले लिया था। और उनके पुलिस के और ना कुछ न्यूज़पेपर भी, कुछ न्यूज़ भी दिखाते हैं कि पुलिस के पास में LW की जो वीडियोस थी, फ़ोटो थी, LW की फ़ोटो। अभी तक किसी को नहीं पता था कि माफिया LW कौन है, लेकिन अब माफिया LW की फ़ोटो पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अभी पुलिस के पास थी पर मीडिया के पास नहीं थी। पुलिस ने अभी अपने अंडर में ही रखी थी। पर वांग जी के कुछ आदमी जो पुलिस में ही हैं, जिसकी वजह से वांग जी को पता चल गया और शुयांग को भी पता चल गया कि पुलिस के पास में LW का पिक्चर पहुंच चुका है। तो जो कि वांग जी है, इसका मतलब उन्हें पता चल गया है कि वांग जी ही LW है। तो शॉ सिंचन कहता है कि बॉस आपको यहाँ से चला जाना चाहिए, आपको बहुत जल्द ये शहर छोड़ देना चाहिए और कुछ भी करके अपनी पहचान आप छुपा लीजिए। आपके बारे में पुलिस वालों को पता चल गया है, वो कभी भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। LW का फ़ोटो उन्हें कैसे मिला होगा? शुयांग कहता है कि मैं नहीं समझ सकता कि LW का फ़ोटो कैसे मिला। तो सॉन्गलिन कहता है कुछ सोचते हुए कि जब के बॉस के हस्बैंड यहाँ से गए हैं तब से ही हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे माफियाज को और जो हमारे गैंगस्टर लीडर थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारे जो भी जितने भी गोडाउन थे उन सभी लोगों को, तब उन सारे गोडाउन्स को ना पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है और जो गोडाउन अंडर में लेने लायक नहीं थे उनमें आग लगा दी गई है। तो ये सब कुछ ना मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि वांग जी कहता है अब तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला ना तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मेरे हस्बैंड विंग ने किया है? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका हस्बैंड ही LW माफिया लॉर्ड है, माफिया बॉस है। तो वो ये सब कैसे कर सकता है? मैं जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। तो वो लोग ना तुरंत वांग जी की तरफ देखने लगते हैं कि किसने किया है। वांग जी कहता है कि ये सब कुछ ना उस डिनियांग ने किया है। डिनियांग को पता चल गया है कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। तुम्हें पता है आज से 15 दिन पहले ही उसने अटैक करवाया था हमारे ऊपर, खुद मेरे ऊपर हमला करवाया था। तो शुयांग कहता है मुझे मालूम है, और वो जांग फहमियान ही है। जांग फहमियान का माफियाज में उनका भी काफ़ी पहचान है और मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़े माफिया है। तो वांग जी कहता है कोई बहुत बड़े माफिया नहीं, वो माफिया ही हैं, पर उन्होंने माफिया वर्ड छोड़ दिया था और वो अब ना बिजनेसमैन बन करके वो लंदन में इतने सालों से रह रहा था और अब लौट करके आया है। तो उसने मेरे बारे में सब कुछ पता किया होगा और हो ना हो ये सारे के सारे ना उसी के आदमी हैं और उसने ही मेरे बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो शुयांग कहता है तो अब क्या करेंगे बॉस? यदि वो डिंगयांग ही है तो फिर हम क्या करें? तो जो वांग जी है वो कहता है करना क्या है, चलो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो। इतना बोलता हुआ वांग जी वहाँ से चला जाता है और उसके वांग जी के पीछे उसे फॉलो करते हुए शुयांग, शॉ सिंचन और सॉन्गलिन भी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं कि सिचैन कोर्ट में बैठा हुआ है और वहाँ पर सिचैन के बगल में ही जांग चैंग भी बैठा था और जांग चैंग के पीछे उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और सिचैन अकेला था। उसकी फैमिली में जांग चैंग की मदर मैडम यू थी और उसकी सिस्टर थी और जो उसके फादर थे वो नहीं थे, वो बाहर थे, किसी
इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से वो बाहर थे। लेकिन जो उसकी मदर और सिस्टर थी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उनके बेटे को इस मजबूरी के रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा। और वो जानती है कि जियांग चैंग सिचैन के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। और जो सिचैन है वो अकेले थे, उनके फैमिली में उनके भाई के अलावा और है ही कौन। और जो उनका भाई, इस समय सिचैन ने खुद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए सिचैन वहाँ पर अकेले ही था। और सिचैन के मन में खुशी थी, कहीं ना कहीं खुशी थी कि वो इस डिवोर्स को कंप्लीट करने के बाद जियांग चैंग तो खुश रहेगा, जियांग चैंग इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद हो जाएगा। और जो सिचैन है वो भी हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाएंगे। वो इस मजबूरी के रिश्ते में खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी वजह से जियांग चैंग था और वो ऐसी मजबूरी के रिश्ते में जियांग चैंग के साथ नहीं रहना चाहते। इसलिए इस मजबूरी भरे रिश्ते से दोनों को ही आज़ादी मिल जाएगी। और जियांग चैंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो उसे सिचैन से डिवोर्स लेने में उसका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो सिचैन से अलग नहीं होना चाहता। वो सिचैन का फेस देख रहा था, क्योंकि सिचैन के फेस में अलग से नज़र आ रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड है। और अब ना जियांग चैंग को सिचैन की याद आ रही थी। इतने दिनों में जियांग चैंग ने सिचैन को बहुत ज़्यादा याद किया। सिचैन बराबर जियांग चैंग को इग्नोर करते थे, इग्नोर करते थे। वो जियांग चैंग से कम बात करते थे और वो कोशिश करते थे कि जियांग चैंग से वो अलग रहें, दूर रहें और जियांग चैंग को परेशान ना करें। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अभी वो जियांग चैंग के साथ नहीं करते थे, बल्कि जब उनकी स्टार्टिंग में शादी हुई थी तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ करके जियांग चैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे और दोनों साथ मिल करके ही खाते थे। और जियांग चैंग के लिए वो लंच भी बनाते थे और लंच प्रिपेयर करने के बाद उसका लंच बॉक्स जियांग चैंग को देते थे। और जैसे कभी जियांग चैंग अपना लंच बॉक्स भूल भी जाए तो सिचैन न समय निकाल करके जियांग चैंग के ऑफिस में उसका लंच बॉक्स देने खुद जाते थे। वो दोनों लोग साथ में शॉपिंग करने जाते थे, साथ में वो ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, नाइट में बैठ करके मूवी देखते थे। लेकिन जब से वेंचिंग का एक्सीडेंट हुआ है उसके समय के बाद से ही ना, तब से जो सिचैन है उन्होंने जियांग चैंग को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। वो रात में जल्दी सो जाते थे और वो मॉर्निंग में खाना खाने से पहले ही अपने घर से बाहर चले जाते थे, ये कह करके कि इस समय उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है। और पिछले 15 दिनों से जो सिचैन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि जियांग चैंग ने समझ सकता था। जियांग चैंग ने पूछा भी, पर सिचैन ने उससे कुछ भी नहीं बताया और जियांग चैंग ने उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से अब जियांग चैंग सिचैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो गलत कर रहा है सिचैन के साथ में, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने फ़ायदे के लिए सिचैन से शादी की और अब अपने ही फ़ायदे के लिए सिचैन से अलग हो रहा है, ये गलत है। जियांग चैंग को सिचैन अब पसंद आ रहे थे, वो खुश था सिचैन के साथ में। वेंचिंग के साथ इतने दिन रहने के बाद भी उसे बार बार सिचैन की ही याद आती थी, इसीलिए ना जियांग चैंग बिल्कुल भी खुश नहीं था इस डिवोर्स से। और आज लास्ट डेट है और आज के बाद इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आज उनकी फाइनल डेट है यहाँ पर। तो जो 2 पेपर उनके सामने ला करके रखे जाते हैं। जो वकील है जो बोलता है कि क्या अब आप दोनों पूरी तरह से रेडी हैं एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए, तो सिचैन ने तुरंत हाँ में सर हिलाया कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और जियांग चैंग से पूछा कि क्या आप रेडी हैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए। तो जो जियांग चैंग है वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बस वो उस लॉयर की तरफ वो देखता ही रहा। और जो जज है वो भी उन दोनों के फैसले को सुनने के लिए जियांग चैंग की तरफ देख रहा था। काफ़ी देर कुछ भी ना बोलने की वजह से वो जो वकील है वो फिर बोलता है जियांग चैंग से कि क्या आप तैयार हैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो सिचैन भी ना जियांग चैंग की तरफ देखने लगे कि जियांग चैंग कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। और जियांग चैंग बस एक टक उस लॉयर की तरफ देख रहा था और वो ना उसके सामने जो डिवोर्स के पेपर रखे हुए थे, अब उन दोनों को उस पेपर पर साइन करने थे। तो वो उस पेपर को देख रहा था जिसमें बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डिवोर्सेड पेपर। तो वो देख रहा था और बगल में उसके बगल में बैठा उसका हस्बैंड, जैसे वो इतने टाइम से कितना ज़्यादा मिस कर रहा है। आज उसका और सिचैन का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जियांग चैंग के मन में यही चल रहा था। तो जो दूसरा लॉयर है जो सिचैन की साइड का था वो बोलता है कि मिस्टर जियांग चैंग आपको क्या हुआ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो जियांग चैंग अचानक से खड़ा हुआ और कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये डिवोर्स, मैं नहीं दे सकता ये डिवोर्स, मुझे सिचैन से डिवोर्स नहीं चाहिए। सिचैन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं
देना चाहता। ये सुन करके वहाँ पर जो उसकी मॉम थी और उसकी सिस्टर थी वो दोनों खड़े होकर के शॉकिंगली जैंग जैंग की तरफ देखने लगती हैं। और जो शिचैन भी वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, वो तो बस शॉक होकर के जैंग जैंग को सुन रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ गलत सुना क्या, कि जैंग जैंग ने यही कहा कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैंग जैंग ऐसा क्यों कहेगा, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। और शिचैन बस अपने चेयर में बिल्कुल स्टेचू की तरह बैठे थे और वो जैंग जैंग को बस देखे जा रहे थे। जैंग जैंग कहता है, शिचैन तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? शिचैन मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी शिचैन। इतना बोलते हुए वो शिचैन के पास वहीं उसके पैरों में नीचे बैठ जाता है। शिचैन जो चेयर में बैठा हुआ था और अपनी नीज़ में जो जैंग जैंग अपनी नीज़ में बैठ करके और उसे शिचैन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, शिचैन मैं पागल था, मैं बेवकूफ़ था, मैं नहीं समझ पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिचैन मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता शिचैन, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे फिर से एक बार शादी करोगे? अब इस शादी में सिर्फ प्यार होगा और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करूँगा, बहुत केयर करूँगा। मैं ये डिवोर्स नहीं देना चाहता तुम्हें। हम दोनों इस रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। जो उसकी मॉम है वो बोलती है, जैंग जैंग तुम ये क्या कह रहे हो? तुम शिचैन से प्यार करते हो, लेकिन तुम तो वैनचिंग से प्यार करते थे ना, तुमने खुद कहा। और वैनचिंग तुम्हारी पहले फियोंसे थी। तो जो जैंग जैंग है वो बोलता है, मदर प्लीज़ अभी आप बीच में ना बोलें, मुझे शिचैन से सुनना है। शिचैन तुम बताओ, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? यदि तुम खुश नहीं हो तो मैं अभी इस पेपर में साइन कर दूँगा। मैं तुम्हें मजबूरी के रिश्ते में नहीं रखना चाहता। बस एक बार कह दो कि तुम हाँ या ना, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम अभी इसी वक्त इस डिवोर्स पेपर को ना हम मैरिज सर्टिफिकेट में चेंज कर देंगे। और यदि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं अभी कभी साइन कर दूंगा। तो शिचैन सारी बातें सुनने के बाद वो अब कुछ समझ पा रहे थे और बोल पा रहे थे। बोलते हैं कि जैंग तुम सच कह रहे हो, तुम जो बोल रहे हो तुम वो सोच समझ करके बोल रहे हो? तो जो जैंग है वो कहता है, हाँ मैं सोच समझ करके बोल रहा हूँ। वो खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को शिचैन के दोनों शोल्डर पे रखा और बोलता है, शिचैन मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा और इतना ज़्यादा समझा कि मुझे देर हो गई। हम दोनों का रिश्ता आज इस कोर्ट तक आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करते थे। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खाना खाता था। मुझे तुम्हारे साथ खाने की आदत है। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपनी हर एक दिन, अपनी हर एक नाइट में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे फिर से एक बार? प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। मैं पता नहीं मैं किस ख्याल में था। मुझे लगता था कि मैं वैनचिंग से ही प्यार करता हूँ क्योंकि वैनचिंग पहले मेरी फियोंसे थी। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इन 6 महीनों में मैं तुम्हारे प्यार में कब पड़ गया। शिचैन खड़े होकर के वहाँ से अपने चेयर से अब खड़े हो गए थे और जैंग जैंग की बातों को सुन रहे थे। अचानक से उन्होंने जैंग जैंग को हक कर लिया, गले लगा लिया और वो बोलते हैं, जैंग मैं तो तुमसे हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम जिसमें खुश हो मैं उसी में खुश हूँ तुम्हारे साथ। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा था। तो जैंग कहता है, हाँ मैं बेवकूफ़ था, मैं समझ नहीं पाया, मैं बहुत ना समझूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो जैंग है, जो शिचैन है, वो कहते हैं, प्लीज़ अब बस भी करो, बार बार माफ़ी मत मांगो। इतना बोलते हुए जो शिचैन ने फिर से एक बार जैंग को हक कर लिया और जैंग ने भी शिचैन को हक कर लिया। और वहाँ पर जो यू और उसकी मदर और सिस्टर थी वो दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराती हैं। उन दोनों को कुछ नहीं चाहिए, उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रदर और अपने सन की खुशी चाहिए। यदि जैंग शिचैन के साथ खुश है तो शिचैन के साथ ही सही। उन्हें तो ये लग रहा था कि जैंग की मजबूरी में शादी कराई गई है उनके कारण, तो इसीलिए वो दोनों जैंग की खुशी में ही खुश थे। अब हम देखते हैं कि जैंग और शिचैन कोर्ट में अभी फिर से बैठे हुए हैं कोर्ट मैरिज के लिए। और वहाँ पर वो दोनों बहुत सुंदर तरीके से तैयार थे, रेडी थे। शिचैन ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और जो जैंग है उसने भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उन दोनों लोगों ने वेडिंग कपल ड्रेस पहन रखी थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और उन दोनों के सामने मैरिज सर्टिफिकेट रखे हुए थे और वहाँ पर यानली और
यू दोनों ही खड़ी हुई थी, उन दोनों लोगों ने उन दोनों की शादी कराई थी। और जो वेंचिंग है वो सिचैन की तरफ से आई थी विटनेस के लिए। और जो वेंचिंग है वो भी समझ गई थी कि चैंग उससे अब प्यार नहीं करता, वो सिचैन से प्यार करता है। वो तो बस ये चाहती थी कि चैंग को खुद रियलाइज़ हो जाए। इसलिए वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे प्रॉब्लम नहीं थी। वो ना चैंग से प्यार करती है, इसलिए उसका प्यार जहाँ खुश रहे वो उसी के साथ खुश है। और वेंचिंग भी अपने लिए कोई और ढूंढ लेगी। इसीलिए वेंचिंग ना सिचैन की तरफ से आई थी और उन दोनों लोगों की फिर से एक बार शादी हो जाती है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। कि तब मैरिज के बाद में वो दोनों बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जो उसकी मदर है वो बोलती हैं, चैंग तुमने शादी तो कर ली पर एक रिचुअल है जो रह गया। तो चैंग कहता है, क्या मदर, क्या रह गया? तो जो यानली है वो अपने पर्स से एक बॉक्स निकालती है और उसने खोला तो उस बॉक्स में 2 रिंग थी। एक अल्फ़ा रिंग जो छल्ले की तरह थी और दूसरी वो ओमेगा के लिए एक रिंग थी, उसमें एक नंग लगा हुआ था। कहती है यानली कि चैंग ये रस्म तो रह ही गई, तुमने शादी कर ली, तुमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिए और अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी तुम दोनों ने ले लिए, पर एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज नहीं की। मैं चाहती हूँ कि तुम हम लोगों के सामने रिंग भी एक्सचेंज करो। तो जो चैंग है वो मुस्कुराता है और उसने तुरंत वो रिंग उठाई और उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ के ऊपर सिचैन ने अपना हाथ रखा और चैंग ने उसकी वो रिंग उसे पहनाई। फिर यानली ने सिचैन की तरफ वो बॉक्स बढ़ाया तो सिचैन ने उस बॉक्स को देखा और उसके फेस में बहुत ही मध्यम सी और प्यारी सी स्माइल थी। तो सिचैन ने भी उस बॉक्स में से उस रिंग को लिया और चैंग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे वो रिंग पहनाई। जैसे ही सिचैन ने उसे वो रिंग पहनाई तो वहाँ पर तीनों लोग ना बहुत ज़्यादा खुश थे। यानली, वेंचिंग और मैडम यू तीनों लोग ना ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि आज चैंग और सिचैन की फिर से एक बार वेडिंग हो चुकी थी और वो दोनों अब इस वेडिंग में दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। किसी की कोई मजबूरी नहीं थी, कोई फोर्स नहीं था। बहुत ही हैप्पली उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की मर्ज़ी से ये शादी की थी। कुछ और फ़ोटोज़ उन लोगों की क्लिक होती हैं और वहाँ से जो यू हैं वो बोलती हैं कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सिचैन, आज मैं तुम्हारा बहुत ही बड़े तरीके से और बहुत ही धूमधाम से मैं तुम्हारा वेलकम करूँगी अपने घर में। तो जो सिचैन है वो नोट करता है। फिर यू उसके पास आई और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है कि सिचैन, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम पहली बार हमारे घर पे आए थे तो मैंने तुम्हारा कोई वेलकम नहीं किया था और हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया था। उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। तब मैं इस बात से नाराज़ थी। मुझे लग रहा था कि हम लोगों की वजह से चैंग ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली और एक ऐसे पार्टनर को लेकर अपने साथ आ गया, उससे उसने शादी कर ली जिसे वो पसंद भी नहीं करता। जो सिचैन है वो बोलते हैं कि नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं समझ सकता हूँ, वो आपका बेटा है, इसलिए आपको उसके लिए दुख हो रहा होगा। आपने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तो जो यू है वो कहती है नहीं, ये गलत है, मुझे तुम माफ़ कर दो। इतना बोलते हुए वो जो यू है वो सिचैन को वो गले लगा लेती है और सिचैन भी उनसे गले लगाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसे अब उसकी मदर मिल गई, जैसे उसने इतने सालों से अपनी माँ को उसने खो दिया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था और यू भी। उसके बाद सिचैन कहता है कि मैं ना अपने भाई से मिलने जाना चाहता हूँ। यदि आप लोग चाहें तो क्या मैं चैंग के साथ अपने ब्रदर से मिलने जा सकता हूँ? तो जो यू है वो कहती हाँ, क्यों नहीं, तुम ज़रूर जा सकते हो। चैंग, तुम दोनों अपने भाई से मिलने के बाद ना हमारे घर आ जाना। हम लोग पहले निकल जाते हैं, तब तक मैं सिचैन के वेलकम की ना सारी की सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो चैंग है वो नोट करता है। इसके बाद चैंग और सिचैन अलग कार में बैठते हैं और वहाँ से यानली, वेंचिंग और यू तीनों लोग ही अलग कार में बैठते हैं। यू और यानली और वेंचिंग आज तीनों बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ से जो सिचैन है वो निकल जाता है अपने ब्रदर से मिलने के लिए। जो चैंग बोलता है कि सिचैन, जब तुम्हारा भाई यहीं था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम उसे अपने वेडिंग में इनवाइट कर लेते। तो सिचैन ना कोई आंसर नहीं देता और बोलता है कि ये तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चल जाएगा कि मेरा भाई कहाँ है और हम लोग जा रहे हैं ना उससे मिलने के लिए। तो चैंग कहता है ठीक है,
वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो जियांग यू हैं और याली हैं, ये दोनों लोग ही अपने घर में पहुँचती हैं। वो दोनों लोग अपने घर में एंटर करती हैं और जो यू है वो बहुत ही हंसते हुए अपने फ़ोन में किसी से बात कर रही थी और वो फ़ोन में बोल रही थी कि हाँ हाँ तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ, हम मुझे ना अपने पूरे घर की बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेशन करवानी है। आज मेरे सन का जो मेरे सन इन लॉ है, आज वो पहली बार अपने घर में आने वाला है, तो मुझे उसके वेलकम के लिए बहुत ही खूबसूरती से पूरे घर को डेकोरेट करवाना है, सजवाना है। इतना बोलते हुए वो लोग अंदर आ रहे थे। जैसे ही वो लोग अपने लिविंग हॉल में आते हैं और अपने अपने काउच में बैठने के लिए यू और याली टर्न होती हैं, तो वो लोग ना सामने देख करके शॉक रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉक कि ये सब लोग कौन हैं। वहाँ पर उनके घर में कुछ पर्सन्स वहाँ बैठे हुए थे, जिन्हें देख करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी, बहुत ज़्यादा। और कुछ आदमियों ने उन लोगों को घेर लिया था और याली और यू की तरफ अपने गन पॉइंट किया हुआ था और उन लोगों को घेर करके वो लोग वहाँ खड़े हो गए थे। और अब हम यहाँ देखते हैं, जो चैंग है वो पूछता है कि शिचैन, हम कितनी देर से कार ड्राइव कर रहे हैं, अब तो सिटी ख़त्म भी होने वाली है, तुम कहाँ लेकर के मुझे जाना चाहते हो। तो शिचैन ने कहा कि अपने से लेफ़्ट साइड तुम टर्न कर लो। तो वो कार को ना लेफ़्ट साइड मोड़ करके वहाँ से जाता है। तब कुछ ही समय में चैंग और शिचैन दोनों लोग ही एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर शिचैन ने अपनी कार को खड़ा करवाया, चैंग से कहा कि यहीं रोको और चलो मेरे साथ। चैंग देख रहा था वो एरिया ना बहुत ही ज़्यादा पुराने और आउट एरिया में था, और वो जो जिस बिल्डिंग के अंदर अभी वो लोग एंटर कर रहे थे, वो बिल्डिंग भी ना बहुत ज़्यादा पुरानी थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत लंबे समय से उसकी रिपेयरिंग नहीं कराई गई, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। तो जो चैंग है वो बोलता है कि सिचैन, मुझे तो ये कोई खंडर नज़र आ रहा है, तो मुझे कहाँ लेकर के आ रहे हो, ये बिल्डिंग भी पुरानी है, तुम्हारा भाई यहाँ रहता है, लेकिन तुम्हारा भाई तो वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है ना, हंगुन जुन है। तो सिचैन कहता है कि मैं तुम्हें अपने दूसरे भाई के पास करके आया हूँ, तुम चलो ना मेरे साथ। तो जो शिचैन को फॉलो करता हुआ चैंग ऊपर पहुँचता है। जब वो ऊपर पहुँचा तो शिचैन ने एक डोर को नॉक किया। तो डोर को नॉक करने से तो कोई भी आवाज़ नहीं आई, किसी ने भी डोर ओपन नहीं किया। फिर बगल में ही जो बेल लगी हुई थी, तो जो चैंग कहता है कि शिचैन, तुम क्या डोर नॉक कर रहे हो, हम ना इस बेल को बजाते तब उसे सुनाई देगा। तब उसने अपनी बेल को बजाई। कुछ ही समय में वहाँ पर वो डोर ओपन होता है और सामने वाले पर्सन को देख करके चैंग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था उसे देख करके, और बोलता है, विंग, तुम यहाँ, तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, तुम यहाँ थे। और शिचैन विंग बिना उसे देख करके सरप्राइज था और बोलता है, चैंग तुम। शिचैन कहता है कि अब हम लोग अंदर चले। तो जब विंग ने देखा कि शिचैन भी है वहाँ पर, उसने तुरंत ग्रीट किया और बोलता है, शिचैन का आइए। तब शिचैन और चैंग दोनों लोग ही अंदर जाते हैं। जब वो लोग अंदर पहुँचे तो शिचैन ने देखा कि वो फ्लैट बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत छोटा सा लिविंग रूम था उनका, वहाँ बैठने के लिए एक छोटा सा हॉल था जहाँ छोटे छोटे सोफ़े पड़े हुए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, सोफ़े पड़े हुए थे, और एक रूम था, सामने से ही एक किचन थी जो कि नज़र आ रही थी, और किचन बहुत ज़्यादा मैशी थी, वो भी दिख रही थी। तो जो विंग है उन लोगों को वहाँ सोफ़े में बिठाता है और बोलता है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रेडी भी दिख रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं क्या। तो शिचैन के हाथ में एक फ्लावर बुके था। उसने वो बुके विंग को देते हुए बोलता है कि विंग, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो विंग कहता है, खुशखबरी कैसी। तो जो शिचैन है वो बोलता है, विंग, मैंने और हम दोनों ने फिर से शादी कर ली है, हम दोनों का डिवोर्स कैंसिल हो चुका है। चैंग ने मुझे तलाक देने से मना कर दिया। मैं तुम्हें ये खबर ना खुद तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ कि मैं ये खबर तुम्हें खुद दूँ, मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था। तो विंग ये सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने तुरंत अपने गगा को हक किया और बोलता है, गगा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, कंग्रेचुलेशन गगा, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। चैंग, तुम्हें भी तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। तो चैंग ने भी नोट किया और शिचैन ने, वो दोनों लोग वहाँ बैठते हैं और चैंग कहता है कि विंग, तुम यहाँ पर हो, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, कितने लंबे समय से हम लोगों की बात नहीं हुई, और तुम्हारा हस्बैंड वो कहाँ है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, फिर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। तो जो विंग है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया वांग जी के नाम से ही, और उसने बहुत ही सैड वॉइस में बोलता है कि मैंने उसे छोड़ दिया, अब मैं उसके साथ नहीं रहता, हम दोनों बहुत जल्द अलग हो जाएंगे।
तो चैंग कहता है क्या, लेकिन क्यों, तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा क्या हुआ, कितना लंबा समय हो गया है, मैं तुमसे बात भी कर रहा था पर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा, क्या तुमने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया है। तो विंग ने चैंग की तरफ देखा और वो हंसते हुए बोलता है कि चैंग, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगा, और यदि मैं नहीं बता पाया तो तुम अपने हस्बैंड से पूछ लेना, तुम्हें गगा सब बता देंगे। अभी ये समय नहीं है, मेरे बारे में बात करने का समय नहीं है। तुम बताओ, तुमने कैसे सोचा कि तुम अब तलाक नहीं दोगे, तुम्हें अपने प्यार का इजहार कैसे हुआ, एहसास कैसे हुआ। तो चैंग कहता है जब से चैन मुझसे अलग होने लगे, मुझसे दूर जाने लगे, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मैं से चैन को कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। और तब जा कर के मैंने लास्टली ये डिसीजन लिया कि मैं से चैन को डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। लाइफ में शादी एक बार ही होती है और वो मैंने शादी से चैन से की है, जैसे मैं अपने पूरे दिल से निभाऊंगा, पूरी खुशी के साथ निभाऊंगा। तो विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और कहता है तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर के आता हूँ। तो जो सिचैन है वो बोलते हैं कि नहीं विंग, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो विंग कहता है हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तो सिचैन कहते हैं कि विंग, अब बहुत लंबा समय हो गया है, तुम्हें ना वांगजी के पास पहुँच जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। वांगजी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है, उसकी तो तबीयत ही जैसे ख़राब होने लगी है, पता है ना, वो समय से खाता है ना समय से सोता है, और वो उसने मुझसे भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर थोड़ा रुक करके बोलते हैं कि हाँ वो तो मुझसे कांटेक्ट करना चाहता था पर मैंने ही उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो विंग ने चैंग से चैंग की तरफ देखता है और बोलता है गगा, आप खुद कह रहे हैं कि उसकी माफ़ी नहीं हो सकती और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। जब आप माफ़ नहीं कर सकते तो मैं तो उस बच्चे की माँ हूँ ना, मैं उसे बर्थ देने वाला था, वो मेरा बेबी था, मैं उसे कैसे माफ़ कर देता। यदि वांगजी मेरे ऊपर अटैक करता, मुझे भर मारने की कोशिश करता, तो मैं चाहे उसे माफ़ कर देता, मुझे कितना भी बड़ा धोखा देता फिर भी मैं उसे माफ़ कर सकता था। लेकिन उसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, और मैं वापस कभी नहीं जा सकता। तो सिचैन कहता है लेकिन विंग, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें एक मौका देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए पागल हो चुका है, तुम्हें पता है वो क्या कुछ कर रहा है। तो विंग कहता है मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि वो रियल में है कौन, उसने ना इतनी आसानी से मेरे बेटे को क्यों मार दिया, मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। तो सिचैन कहता है क्या मतलब। तो विंग ने वहाँ से गया, एक ड्रॉर ओपन किया और उसमें से एक फ़ाइल निकाल के उसने सिचैन के सामने रखी। ये वही फ़ाइल है जो विंग को न्यू मिंगजे ने दी थी। तब जब सिचैन ने वो फ़ाइल ली और उस फाइल को वो ओपन करता है और एक एक करके वो पूरी फाइल पढ़ता है, तो उसके बाद ना सिचैन के फेस में कोई शॉक नहीं था, कोई सरप्राइज़ नहीं था, जिसे देख करके विंग और चैंग दोनों ही सिचैन की तरफ देख रहे थे। तो विंग कहता है क्या आप पहले से जानते थे कि लैंजैन कौन है। लैंजैन ही LW है, माफिया बॉस है, माफिया लॉर्ड है, क्या आप जानते थे। तो सिचैन ने नोट किया, हाँ में सर हिलाया और कहता मैं जानता था कि मेरा भाई ही माफिया लॉर्ड है और इसके पीछे क्या रीज़न है मैं ये भी जानता हूँ। मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। तो विंग कहता है अच्छा, तो आप दोनों भाई मुझसे ये बात छुपा रहे थे। गगा, वांगजी ने मुझसे ये बात छुपाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। आप भी मुझसे क्या आप भी मुझे धोखे में रखना चाहते थे। तो सिचैन कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, मैं सोच रहा था कि वांगजी ही तुम्हें अपने बारे में उसकी वो सच्चाई खुद बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं, मैं यदि बताता तो तुम दोनों का रिश्ता भी ख़राब हो सकता था। तो विंग कहता है हमारा रिश्ता तो वैसे भी ख़राब हो गया ना। तो सिचैन थोड़ा सा उदास हो गया और चैंग कहता है तो क्या हंगुन जुन जो कि इतने बड़े मिनिस्टर हैं वो माफिया लॉर्ड हैं, वो माफिया बॉस हैं। तो विंग ने नोट किया और कहता है हाँ वो माफिया लॉर्ड हैं, माफिया बॉस हैं, LW हैं, जिसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है, इतने सारे गलत काम किए हैं, ड्रग्स बेचता है, वो एक स्मगलर भी है, उसने बहुत सारे गलत वर्क किए हैं, बहुत सारे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत जल्द हमारी पुलिस टीम उसे पकड़ लेगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी और देखना उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।
ये बोलता हुआ विंग का गला भी थोड़ा सा भरा था और उसे बहुत दुख था। तो शिनचैन कहता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे शायद तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? क्या वांग जी ने तुम्हें बताया? तो विंग कहता है नहीं, मुझे वांग जी क्यों बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, पुलिस का सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जो कि मैं अंडर कवर ऑफिसर हूँ और मैं छुप करके ही अपने सारे वर्क करता हूँ। मैं LW के बारे में मुझे एक केस मिला था कि मैं LW माफिया बॉस को पकड़ूं, पर मुझे उसके बारे में कोई भी क्लू कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन जब आपको पता ही होगा, जब वांग जी ने मेरे बेबी को ख़त्म कर दिया था, उस वक्त मैं जानना चाहता था कि मुझे पॉइजन किसने दिया। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पॉइजन वांग जी ने ही दिया है। मैं इसकी सच्चाई ढूंढ रहा था कि मुझे पॉइजन दिया तो दिया किसने। मैं इस सच्चाई को ढूंढते हुए वांग जी के स्टडी में गया था। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे लैपटॉप मिला जो कि वांग जी का था। उस लैपटॉप को विंग ने ओपन किया और जब वो लैपटॉप को ओपन करता हुआ उसने देखा तो वहाँ पर वो पूरे घर के सारे कैमरे उस लैपटॉप पे नज़र आ रहे थे, जिससे कि पूरे घर पे वो बैठे बैठे ही नज़र रख सकता था। बाहर से भी उसके पूरे घर पे नज़र रखी जा सकती थी। तो विंग देखता है कि विंग के पूरे घर के साथ साथ विंग के बेडरूम में भी, जो विंग का बेडरूम है और वांग जी का बेडरूम है, वहाँ भी ना कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि जो वांग जी है वो विंग के ऊपर नज़र रखता था 2400 घंटे। ये बात सुन करके, ये सब देख करके ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि पूरे घर पे तो चलो लगाए जा सकते हैं कैमरा, लेकिन हमारे बेडरूम में कैमरा कौन लगाता है? क्या लंजा को मेरे ऊपर बिलीव नहीं था? तभी विंग ने एक और बटन दबाई और आगे देखा कि और इसमें है क्या, रिकॉर्डिंग क्या क्या है। वो पुरानी रिकॉर्डिंग घर की चेक कर रहा था, क्योंकि इस घर में जब कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो इसमें ये भी लगा होगा कि कौन पर्सन है जो कि उसे पॉइजन दे रहा था। हो सकता है इसमें हो। तो विंग वहीं बैठ करके उसके लैपटॉप को ओपन करता है और पूरे लैपटॉप को अच्छे से वो चेक करता है। तब उसे एक नाइट का वीडियो नज़र आता है, जहाँ पर वांग जी जो मिस्टर हान है उन्हें ना एक पैकेट दे रहा था, और जो कि उस पैकेट में पॉइजन था। वो जो मिस्टर हान से उसने उस पैकेट को मिलाने के लिए कहा था। मिस्टर हान उन्हें मना कर रहे थे, पर वांग जी के डर से उन्होंने उसकी बात मान ली और वो थोड़ा थोड़ा उसमें वो पॉइजन उस सूप में डाल रहे थे। ये वही सूप था जो कि विंग रोज़ रात में पीता था, जैसे वांग जी विंग के लिए स्पेशली लेकर के आता था। उसी सूप में वांग विंग को वो देता था, वो पॉइजन डाल करके देता था। और उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो एक दिन की नहीं है, 3 से 4 नाइटों की उसमें रिकॉर्डिंग थी। और वो हर रात वांग जी मिस्टर हान से ये वर्क करने के लिए बोलता और मिस्टर हान हर रात इस काम को करते थे। ये सब देख करके विंग बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत ही ज़्यादा, और उसे वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इस वक्त यदि वांग जी उसके सामने होता तो वो उसका मर्डर कर देता, और तब उसे पता चल गया कि वांग जी ने ही उसके बेबी को ख़त्म किया है। और उसे वांग जी की हर एक बात भी याद आई कि वांग जी इस बेबी को नहीं चाहता था। और विंग फिर उसके स्टडी रूम में और भी ज़्यादा घूम रहा था और देख रहा था। जब उसने देखा तो वहाँ पर एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी जो कि उसके पेरेंट्स की थी। जो कि वांग जी के पेरेंट्स की थी। उस पोर्ट्रेट को वो पास जा कर के देखता है और उस पोर्ट्रेट को वो टच करता है। जैसे ही उसने उस पोर्ट्रेट को टच किया तो उसका हाथ ना अचानक से ही एक बटन में जा कर के प्रेस हो जाता है। विंग जैसे देखकर वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो पोर्ट्रेट ना धीरे धीरे अब घूमने लगी थी। विंग तुरंत पीछे हुआ और वो देखा कि उसके अंदर क्या है। विंग ने जैसे ही देखा कि वो पोर्ट्रेट जब टर्न हुआ तो एक पूरा सा डोर की तरह वो ओपन हो गया, और विंग ने अंदर देखा तो अंदर बहुत बड़ा एक रूम था। विंग उस रूम के अंदर जाता है और जैसे ही उसने उस रूम में एंटर किया तो उस रूम का नज़ारा देख करके वो तो सरप्राइज था, शॉक था। सबसे पहले उसके सामने ना एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, और उसके सामने स्क्रीन के सामने ना एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का काउच वहाँ पड़ा हुआ था। और उसने उस पूरे रूम को देखा तो उस पूरे रूम में वांग जी की ही ढेर सारी पोर्ट्रेट वहाँ लगी हुई थी, वो भी अलग अलग पोजेस में। वांग जी ने किसी पोर्ट्रेट में उसने अपने हाथ में गन ले रखी थी, तो किसी पोर्ट्रेट में उसने अपने हाथ में कोई और हथियार ले रखा था। तरह तरह से बहुत अच्छे पोजेस उसने दी थी। उसी में से एक पोर्ट्रेट थी जिसमें वांग जी पूरी LW की तरह वो रेडी था, माफिया की तरह, जैसे विंग ने उस फाइल में माफिया लॉर्ड की फ़ोटो देखी थी, बिल्कुल वैसी ही फ़ोटो। ब्लैक हेड, ब्लैक
कोट और हाथों में ब्लैक ग्लव्स और फेस में मास्क और आंखों में खतरनाक सा लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग ने उस पूरे रूम को चेक करना स्टार्ट किया। विंग कहता है, ओह माय गॉड, क्या क्या लंजा ही माफिया लॉर्ड है। यह सब देख करके विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। उसने धीरे धीरे उसके हर एक ड्रॉर को, जहाँ पर रखे हुए थे उस सारे ड्रॉर्स को उसने ओपन करना स्टार्ट किया। तभी उसने एक कबर्ड को खोला। जैसे ही उसने वो कबर्ड खोला तो उसके सामने कुछ फाइल और कुछ पेपर वहाँ रखे हुए थे। उसने वो सारी फाइल और पेपर को ओपन करना स्टार्ट किया। उस सारे फाइल और पेपर पे जितने अभी तक के मर्डर किए हैं वांग जी ने, उन सारे लोगों की डिटेल्स थी और उसमें एक मैप भी था। उस मैप को जैसे ही उसने ओपन किया तो जहाँ से उसे पता चला कि इस मैप में उन सारी जगहों को नोट किया गया है जहाँ पर वांग जी ने स्मगलिंग करता है ड्रग्स की। तो अपने ड्रग्स जहाँ पर उसने छुपाए हुए हैं वो सारा मैप वहाँ पर रखा हुआ था। उसने और भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ से विंग को वांग जी के बारे में हर एक खबर मिल गई और विंग ने यहीं से उसे पता चल गया था कि वांग जी ही माफिया लॉर्ड है, माफिया बॉस है, LW है। जिससे कि विंग की नफ़रत और विंग का गुस्सा वांग जी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वांग जी एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है और वो एक माफिया है, वो मर्डरर है, उसके बच्चे का खूनी है। विंग ये सारी बातें सुन के देख करके वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में था और उसने ठान लिया था कि मैं वांग जी को सज़ा दिला कर ही रहूँगा। उसने बहुत सारे मासूमों की जान ली है। तो ये सारी बातें सुन करके सिचैन और चैंग बस चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। विंग की ये सारी बातों को सुन रहे थे और विंग कहता है, काका मुझे माफ़ करना पर मैं आपके भाई को छोड़ नहीं सकता, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो एक अपराधी है, उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है और जब तक माफिया लॉर्ड जिंदा हैं तब तक हम इस देश से अपराध को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो सिचैन है उसने विंग को देखा और कहता है, हाँ विंग, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने वांग जी को भी कई बार समझाया कि वो इस दुनिया को छोड़ दे, इस वर्ल्ड को छोड़ करके कहीं और चला जाए, वो ये सब गलत कर रहा है। लेकिन वांग जी इन सब को नहीं छोड़ना चाहता और वो इस समय सिर्फ़ और सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है, वो भी एक पर्सन से। तो विंग कहता है, किससे, आप मुझे बताइए, मैं उस पर्सन को बचा सकता हूँ। तो सिचैन ने विंग की तरफ देखा, कहता है, क्या सच में तुम उस पर्सन को बचा सकते हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बताइए ना कि वो कौन है और वांग जी और जो लंजा है वो क्यों चाहता है उससे रिवेंज लेना, उसने ऐसा क्या किया है? तो सिचैन कहता है, उसने तो बहुत कुछ किया है, उस पर्सन की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज वांग जी माफिया लॉर्ड है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्सन की वजह से। कारण वही है, उसका नाम टिन यांग है। आज चैंग की तरफ देखा और कहता है, चैंग, टिन यांग तुम्हारे फादर का नाम ही है, जांग फैमियान ही टिन यांग है और जांग फैमियान से ही वांग जी को रिवेंज लेना है। जब तक वांग जी जांग फैमियान से वो रिवेंज नहीं ले लेता, अपने बदला नहीं ले लेता, अपने माँ का बदला नहीं ले लेता, तब तक उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। वांग जी के मन में, वांग जी के दिमाग में उससे रिवेंज लेने का भूत सवार है। और यदि उसने विंग की तरफ देखा और कहा, और यदि विंग तुमने उसे पकड़ भी लिया तो पता है वो जेल जाने के बाद भी उस डिनियांग को नहीं छोड़ेगा, कैसे भी करके उस डिनियांग से बदला लेकर ही रहेगा। तो चैंग कहता है, सिचैन तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे फादर वो जांग फैमियान है, वो डिनियांग नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि उनका नाम डिनियांग है। तो जो सिचैन है वो बोलते हैं कि हाँ वो डिनियांग ही है, जांग फैमियान ही डिनियांग है और उनका रिश्ता भी ना माफिया से है, वो खुद एक माफिया है। तो जो चैंग है ये सुन के तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और शौक था और विंग भी बस चुपचाप सिचैन की बातों को सुन रहा था। तो जब देखा कि विंग किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो चैंग कहता है, विंग क्या तुम्हें पहले से पता था कि मेरे फादर डिनियांग है और वो माफिया से है? तो विंग कहता है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंकल हो सकते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे मदर और फादर का खून किया है, वो मर्डरर है, उसी ने ही मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था। तो जो चैंग है वो कुछ नहीं बोला और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। सिचैन कहता है कि विंग तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है वांग जी के बारे में, तो मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो विंग कहता है, क्या?
मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ जानना है अपने लंजा के बारे में। तो जब विंग ने अपना लंजा कहा ना, तो चैंग और सिचैन ने दोनों ने विंग की तरफ देखा। तो विंग कहता है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? और वो सामने सोफे में जा कर के बैठता है। कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? है तो वो मेरा ही हस्बैंड। वो कितना भी दुष्ट हो, अपराधी है, खूनी है, मर्डरर है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, अपनी सच्चाई उसने मुझसे छिपाई, पर है तो वो खूनी ही है, तो वो मेरा हस्बैंड ही ना, मेरा लंजा ही है। मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ कानून की वजह से। तो सिचैन कहते हैं कि विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने बचपन के बारे में, अपने मेरे और वांगजी के बचपन के बारे में, कि हम लोग कैसे थे और आज वांगजी ऐसा क्यों हो गया है। तो जो विंग ने उसकी बात पर नोट किया। और हम यहाँ देखते हैं कि जो मैडम यू हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी देख करके, और उन लोगों को कुछ लोगों ने वहाँ पर अरेस्ट कर लिया था, जिसे देख करके जिसे देख करके यू और यानली तो बहुत डरी हुई थी। उसके सामने वहाँ पर शुयांग, सौ सिंगचैन और सॉन्गलैन तीनों ही वहाँ बैठे हुए थे, और इन सब का बॉस वहाँ पर माफिया लॉर्ड LW वहाँ बैठा हुआ था। और LW के फेस में मास्क था, उसने अभी भी मास्क लगा कर रखा हुआ था, और वो उन दोनों की तरफ घूर करके देख रहा था। तो यू ना काँपते हुए बोलती हैं कि कौन हैं आप लोग और मुझसे क्या चाहते हैं। तो जो शुयांग है वो बोलता है कि बताओ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो कहते हैं, मेरा हस्बैंड? तो जो शुयांग बोलता है, हाँ तुम्हारा हस्बैंड। क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं जानती? बताओ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो जो यू है वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से तुम लोगों को क्या काम। तो जो शुयांग है वो कहता है, ज़्यादा मत बोल, बस मुझे इतना बता कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। अभी के अभी उसे कॉल करो और बोलो कि वो अभी के अभी इसी वक्त अपने घर आए और अपने बॉस से और हमारे बॉस से मिले। तो यू है वो कहती हैं कि वो इस समय बाहर हैं और उनका नंबर नहीं लगेगा, जो भी काम है आप लोग मुझसे कहिए। तो जो शॉन्गलैन है वो खड़ा होता है और जो अपनी राइफ़ल निकालते हुए बोलता है, अपनी गन को निकालते हुए बोलता है उसकी तरफ करते हुए, यू की तरफ करते हुए, कि तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है कि नहीं। यदि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं होगी, पर अपनी इस बेटी की जान तो तुम्हें ज़रूर प्यारी होगी। यदि तुम इसकी जान चाहती हो कि ये सेफ़ रहे, जिंदा रहे, तो अभी के अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन करो और जांग फैमियान को कॉल करके बोलो कि वो अपने घर आए, इमरजेंसी है। तो जो यू हैं वो घबराते हुए वो कहती है, हाँ ठीक है, आप लोग ना हमें कुछ मत करना, यानली को तो कुछ भी मत करना। तो यानली कहती है, माँ आप ना बाबा को फ़ोन करिए, अभी के अभी फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि वो अभी इसी वक्त घर आएँ। जो यू ने नोट किया और फिर यू ना जांग फैमियान को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि तुम ना अभी के अभी घर आओ। तो यू कहते, जो जांग फैमियान है वो कहते हैं, लेकिन क्यों, क्या बात है, अभी मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ और मैं बिज़ी हूँ। तो यू रोते हुए कहती हैं कि फैमियान, तुम्हें क्या मेरी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है? हाँ, मैंने कहा ना तुम घर आओ, बस अभी के अभी घर आओ। तुम हमसे इतना ज़्यादा दूर क्यों रहते हो? अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी है। यदि तुम नहीं आए तो हम सब कुछ खो देंगे, तुम मुझे खो दोगे, तुम अपनी बेटी को खो दोगे, बस तुम अभी के अभी घर आओ। तो जो ये सारी बातें कर रहे थे, तभी ना जो माफिया लॉर्ड है वो खड़े हुए और जा करके यू के हाथ से उन्होंने फ़ोन छीना और उसने फ़ोन लिया और अपनी डीप वॉइस में बोलता है, मिस्टर डिनियांग, यदि तुम चाहते हो अपनी बीवी और बेटी की भलाई चाहते हो कि वो दोनों सेफ रहें, तो तुम अभी के अभी अपने घर आ जाओ और कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। यदि तुमने किसी को भी इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे घर में कौन है और तुम्हारे घर में कौन है और तुम्हारी वाइफ और डॉटर के साथ क्या हो रहा है, तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की ना, तो इन दोनों की तुम डेड बॉडी पाओगे, जिंदा नहीं देख पाओगे। अभी के अभी अपने घर आओ। तो डिनियांग कहता है कि तुम माफिया लॉर्ड, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे घर क्या कर रहे हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो जो वो है वो हंसने लगता है, माफिया लॉर्ड हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि बस तुम अभी के अभी घर आओ। इतना बोलते हुए उसने फ़ोन को काट दिया और वो वहीं बैठ जाता है। और यू और यानली को भी एक कोने में बिठा करके उनके ऊपर राइफ़ल लगा के वो लोग इंतज़ार करने लगते हैं जांग फैमियान के आने का। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वांगजी और सिचैन का क्या बचपन था, वो दोनों चाइल्डहुड में कैसे थे और आगे क्या होगा। अच्छा गाइस, बाय।